ट्रू वैल्यू निकाली जाती है कि एसेट की या किसी तरह की गुडविल की या शेयर की, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। और जो पर्सन ये काम करके देता है उसको वैल्यूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूअर। पहले क्या था, वैल्यूअर का हिसाब किताब ऐसा था कि इसको लेकर कोई खास क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी नहीं थी। में लोग क्या करते थे, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, उनसे ही क्या करवा लिया करते थे, वैल्यूएशन का काम करवा दिया करते थे, ठीक है, और वो अच्छी खासी फीस लेता था। अभी अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, जब से हमारे देश में इंसॉल्वेंसी लॉ आया है, जो आपको मैंने सेटिंग अप में पढ़ाया है, आपको ध्यान है? यस हाँ सर। सर। इंसॉल्वेंसी लॉ जो है, जो सेटिंग अप में मैंने पढ़ाया, उसमें बताया कि जब ये लॉ आया तो इसके साथ एक बॉडी भी आई जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 2016 एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, उसमें जो बॉडी है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। IBBI आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक। हाँ सर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है आपकी लायबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा हो गई है, तो आपकी एसेट फिर सेल करानी पड़ेगी, और क्या पे कराना पड़ेगा? लायबिलिटी पे कराना पड़ेगा। तो इस सारी प्रोसीडिंग को देखने वाली बॉडी कौन सी है? IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया। ये क्या कराती है बेसिकली? ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के एग्जाम करवाती है। क्या करवाती है? एग्जाम। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के एग्जाम करवाती है, और जो इन एग्जाम्स को पास कर देता है उनको ये सर्टिफिकेट दे देती है कि जिस प्रोफेशनल ने ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्जाम क्लियर किया है वो वैल्यूएशन का काम कर सकता है। ठीक है, पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई? जी सर। अब सवाल ये कि एग्जाम कौन देगा, तो ये जो बॉडी है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, लाइसेंस बांट दिया है एग्जाम कंडक्ट कराने का ICAI को, ICSI को, ICMAI को। इनको बोला गया है कि आप अपने मेंबर्स का एग्जाम कंडक्ट करवाओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, और जो एग्जाम पास करेगा उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे हम फोकस करते हैं ICSI पे, किस पे? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो इसने क्या किया है, अपनी एक सब्सिडरी बना दी है। क्या बना दी है? सब्सिडरी एक ब्रांच बना दी है, और ब्रांच का नाम रखा है ICSI RVO। ICSI का तो फुल फॉर्म जानते हो कि बताना पड़ेगा? पता है सर। RVO मतलब है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। हमको लाइसेंस IBBI ने दे दिया है कि तुम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्जाम कंडक्ट कराओ, तो हम तो बोलते हैं हम तो भाई स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए क्या करें, तो हमने एक अपनी ब्रांच बना दी जिसका नाम है ICSI रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी जैसे CS है, जैसे मैं CS हूं, तो मैं क्या करा सकता हूं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। जैसे आप लोग को बुक्स आती है, मेरे को भी क्या आएगी? बुक्स आएगी, एग्जाम होगा, और अगर मैं एग्जाम क्लियर कर देता हूं तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा IBBI की तरफ से। किस चीज का? रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। ठीक है, एक बार जब ये सर्टिफिकेट मेरे को मिल गया तो फायदा समझो क्या होगा। आज की डेट में कोई बड़ी कंपनी है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो रही है, क्या हो रही है? इंसॉल्वेंट। तो वहां का पूरा वैल्यूएशन का वर्क मैं देख सकता हूं, और इसकी नई नई करते भी कमाई एक वैल्यूएशन की 5 लाख से 15 लाख रुपए मिनिमम है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़ता हुआ स्कोप है वैल्यूअर का, और मैक्सिमम CS आज की डेट में वैल्यूएशन का एग्जाम दे रहे हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और बड़े लेवल पे वैल्यूएशन का काम कर रहे हैं और जबरदस्त कमा रहे हैं। सर कितने साल का कोर्स है? कोर्स तो बेटा एक सिंगल एग्जाम होता है इसका, ठीक है, मॉड्यूल्स क्लियर करने होते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है। लेकिन ये एग्जाम सिर्फ CS दे सकते हैं, अगर आप पढ़ लिए हो तो ही आप दे पाओगे, मतलब प्रोफेशनल बन गए हो। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? वैल्यूएशन करना और मतलब एसेट को सेल करना वो अलग 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 है ना दोनों? एसेट की कीमत पता लगेगी तभी तो सेल करेंगे ना, तो कीमत पता लगना वैल्यूएशन कहलाता है। तो फिर लिक्विडेटर क्या करता है? वो भी तो एसेट्स लिक्विडेटर वो भी करता है। देता है,
लिक्विडेटर शेड्यूल बनाता है, बोलता है मैं पूरी कंपनी को मैनेज करूंगा, मैं सॉर्ट आउट करूंगा कि एसेट कौन कौन सी है और उससे मैं लायबिलिटी पे करवाने का काम करूंगा। अब अगर लिक्विडेटर खुद इतना एफिशिएंट है तो वैल्यूएशन भी वो खुद कर दे, ठीक, और नहीं कर सकता तो किसको बुला के करवाए? रजिस्टर्ड वैल्यू। कितना क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। पूरा सर। अच्छे से। तो कल को तुम लोग भी सीएस बन जाओगे तो तुम ये कोर्स करोगे नहीं करोगे आगे? सीएस बनने के बाद एक बात समझ लो, तुम्हारी कहानी, करेंगे ना सर। तुम्हारे लिए कहानी खत्म नहीं हुई है। सीएस बनने के बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। जैसे आईसीएसए का कोर्स है, इसको करने के बाद आपकी यूके, कनाडा, ये यहाँ वहां जॉब लग सकती है ऐसी देशों में, आईसीएसए का कोर्स करने के बाद, ठीक है। आईसीएसए इंटरनेशनल कंपनी सेक्रेटरीज एसोसिएशन के कोर्स होते हैं, ठीक। आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोर्स कर सकते हो, और भी ऐसे हजारों कोर्स है जो सीएस बनने के बाद कर सकते हो। कुछ पूछना है? ये कितने साल का कोर्स होता है सर आईसीएसए? क्या चीज? ये 2 हाँ। मॉड्यूल का होता है, ज्यादा से ज्यादा 1.25 साल लगता है, 1.5 साल लगता है। अच्छा ठीक है सर। तो क्या होता है, ये कोर्स बेसिकली यूके का है और इसका एक्चुअल में नाम है CSIA कोर्स, ठीक है। तो ये यूके बेस्ड कोर्स है। जो इंडिया में सीएस बन रहे हैं उनके यहाँ बहुत सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, आप आईसीडब्ल्यूए भी कर सकते हो। आईसीडब्ल्यूए करोगे तो आपके उसमें 50% पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप सीएस और आईसीडब्ल्यूए करने जा रहे हो तो जो जो पेपर आपने सीएस के एग्जाम में दे दिए वो आईसीडब्ल्यूए के पेपर फिर आपको नहीं देना है। ये चीज पता थी नहीं पता? बढ़िया है। नहीं पता था सर ये तो। आईसीडब्ल्यूए के फाइनल में मैं तो सर ऐसा भी होगा कुछ 8 पेपर आईसीडब्ल्यूए के फाइनल में है, तो उनमें से ऐसे कुछ पेपर्स हैं जो आप सीएस में दे चुके हो तो आईसीडब्ल्यूए फाइनल में आपको 4 पेपर देना होगा। सेम आईसीडब्ल्यूए इंटर में भी है, यहाँ पे भी 8 पेपर है, तो इनमें से आप करीबन 4 पेपर दे चुके होते हो तो आपको सिर्फ 4 पेपर देना रहता है और आप आईसीडब्ल्यूए इंटर निकल जाते हो। तो ये दोनों का टाई अप है, आईसीडब्ल्यूए और सीएस का ध्यान रखना। जो सीएस बन चुका है उसको आईसीडब्ल्यूए के पेपर्स में एग्जाम्पशन मिलता है। सर तो अपन ये जो 2 साल का भी इंटर्नशिप आएगा उनको भी मिलता है। उसमें ये कर सकते हैं हम लोग? क्या चीज? ये इंटर्नशिप आएगा सीएस बनने पर है, सारी फैसिलिटी तब है जब सीएस मेंबर बन जाओ। और बताओ क्या बोल रहे हो? आईसीडब्ल्यू वालों को भी मिलता है ये ऑप्शन? मिलता है, सीएस वाले उनको भी मिलता है। रेट्रोस्पेक्टिव भाई बहन, ठीक है। सीए वालों के साथ नहीं है। क्लियर है इतनी बात मेरी? अब इसको फटाफट यार आप पढ़ना चालू करो, आपको मैंने पूरा समझा दिया है वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन कौन कर सकता है तो और किस चीज का होता है? तो सेक्शन 247 सबसेक्शन 1 ये बोलता है वेयर अ वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी और गुडविल और एनी एसेट और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी or its liability under the provision of Companies Act, it shall be valued by a person having such qualification and experience and registered as a valuer in such manner on such terms and condition as may be prescribed. आप बता दीजिए कोई दिक्कत? लाइन समझ आई कि नहीं है? अगर कभी कंपनी की प्रॉपर्टी का, शेयर का, स्टॉक का वैल्यूएशन करना हो तो इसको वो पर्सन करेगा जिसके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, और इनको अपॉइंट करने का काम ऑडिट कमेटी करेगी। अभी पढ़ाने वाला हूं पार्ट बी में पूरा ऑडिट कमेटी में। और कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इन रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रखेंगे। आप बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे जब वैल्यूअर के रूप में हमको रखा जाएगा तो हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले हम वैल्यूएशन करेंगे तो इम्पार्शियल वे में करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, ट्रू और फेयर मैनर में करेंगे। कोई दिक्कत? तो सर फुल ड्यू डिलिजेंस का यूज करेंगे, मतलब बराबर चेक करके एसेट का वैल्यूएशन करेंगे। कोई दिक्कत? रूल्स को फॉलो करके वैल्यूएशन करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। उन एसेट का वैल्यूएशन हम नहीं करेंगे जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इंटरेस्टेड हैं या हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अच्छा समझ आया कि सिर के ऊपर से गया?
एग्जाम्पल दू, हाँ। सीएसयू में रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को बुलाया गया है। अब इसमें 40% शेयर तो मेरे ही है, तो मैं सही वैल्यूएशन करूंगा कि ज्यादा बढ़ा के वैल्यूएशन दिखाऊंगा? बढ़ा के सर। तो सही चीज है कि गलत चीज है? गलत। पर आप खुद बोलेंगे ही नहीं ना करने के लिए, क्योंकि आप तो इससे पहले से इस चीज को स्पेसिफाई भी कर दिया गया है ना कि आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो तो फिर आप वैल्यूएशन नहीं करना वहां पे। कितना क्लियर है? पूरा। अगर आपने इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया और वैल्यूएशन कर दिया तो आपके ऊपर 25,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आप बताओ, मन में जीवन में कोई समस्या? नो सर। आगे अगर कंपनी के साथ आपने गलत काम किया या धोखाधड़ी करी या वहां के मेंबर्स के साथ धोखाधड़ी करी तो फिर आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। समझ, फिर रिपीट कर दूं क्या? नहीं सर। अगर वैल्यूअर ने ऊपर दिए गए प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, मतलब उसके पास या तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है या उसने ढंग से वैल्यूएशन नहीं किया, तो फाइन लगेगा 25,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक का। और यदि उसने धोखाधड़ी कर दी है, कंपनी में गड़बड़ी कर दी है वैल्यूएशन में बहुत बड़ी, जिससे कंपनी का नुकसान हुआ, तो ऐसे बंदे को फिर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है 1,00,000 से 5,00,000 तक का। आप बताओ कोई और दिक्कत? वो जानबूझ के नहीं किया होगा तो वो लिख देगा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी मैंने वैल्यूएशन किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद प्रूफ करने पड़ेगा। ठीक है? अब मान लो अगर वैल्यूअर के कारण कंपनी का नुकसान हो गया तो वैल्यूअर को क्या करना है? सबसे पहला जितनी उसको सैलरी दी गई थी पूरी रिफंड करेगा। क्या करेगा? रिफंड। सैलरी रिफंड। दूसरी बात, कंपनी को जितना भी नुकसान हुआ है इस वैल्यूएशन की वजह से ये डैमेजेस पे करेगा। बोलो, मन में जीवन में कोई समस्या? नो सर। अच्छे से समझ आया? जी सर। अब नीचे आओ, क्या रेगुलेशन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर को लेकर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड इट्स पावर एंड फंक्शन अंडर 247। क्या है 247? रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सेक्शन है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 to Insolvency and Bankruptcy Board of India and specified the IBBI as the authority under Company Registered Valuer and Valuation Rule 2017। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इस मामले को चलाने के लिए, कौन से मामले को चलाने के लिए? वैल्यूएशन के। मेरे को 1 मिनट का ब्रेक दो, कॉल उठा रहा हूं मैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। क्लास में रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ, मत रखो। क्या अनइवन प्रेशर पड़ेगा? 3 घंटे का स्कैन करके उनको भेजना भी है बच्चों को, तो कब पढ़ेंगे सरने में चले जाएंगे। तो मैं रिकॉर्ड करके उनको भेज देता हूँ, है ना? कोई दिक्कत? बाकी आप बढ़िया हो? चलो ओके ओके। ये रायपुर में स्कूल है ना, सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, वहां पे हाफ ईयरली एग्जाम है, तो क्वेश्चन पेपर मैं ही बना के दिया हूँ। वहां पे मैं पढ़ी थी रायपुर में। कहाँ पे पढ़े थे? सचदेवा इंटरनेशनल। अच्छा, तो आज उन बच्चों का एग्जाम है 11th 12th वालों का, तो उनको पेपर बना के दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे बनाएंगे फिर स्कैन करके भेजेंगे। तो आप ये समझ गए हो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बोल दिया है तुमसे अथॉरिटी हो, तुम रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम इंडिया में देखो, जिसको सर्टिफिकेट बांटना है बांटो। ये बात समझ आ गई? हाँ। जी सर। तो इन्होंने किसको लाइसेंस दिया हुआ है? आईसीएसआई को दिया है। तो आईसीएसआई ने अपनी एक सब्सिडरी बना दी, किस नाम से? आईसीएसआई RVO के नाम से। आप बता दो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छे से क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आईसीएसआई RVO क्या है? एक सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब चैरिटेबल पर्पस कंपनी है, जो किसकी ब्रांच है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ब्रांच है, जिनका काम क्या है? एनरोल करवाना, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, एजुकेट करना, ट्रेन करना, प्रमोट करना, डेवलप करना। किसको? रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को। आप बताओ, ये बात क्लियर है? यस सर। अब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन के निकलेगा यहाँ से, वो किस किस चीज का वैल्यूएशन कर पाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग का। किसका?
लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी का, हर तरह की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट का, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बोलो मन में, जीवन में कोई समस्या? नो सर। जैसे नहीं। बहुत क्वेश्चन आता है, आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बता दो। कर लेंगे ना सर। हाँ। ठीक, ये आपके पढ़ने के लिए वैल्यूएशन सर्विस कौन देगा? पूरी तो कहानी बता दिया यार, जो जो क्वालिफिकेशन दे देगा वही कर सकता है, उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता। कितना क्लियर है? ये चारों वाह। पैराग्राफ पढ़ना एकदम अच्छे से, कर पाओगे यस सर। अच्छे से? हाँ सर। आगे अब दो छोटे छोटे प्रोविजन है, इसको आप हल्के में नहीं दे सकते, खत्म हो गया वैल्यूएशन का हिसाब। ये हल्के में नहीं दे सकते क्योंकि इसको बच्चे इग्नोर करके जाते हैं और एग्जाम में सदमे टाइप ये दे देता है। ठीक है, एक है रजिस्ट्रेशन ऑफिस और फीस का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस। सेक्शन 403 ये बोलता है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और सरकार ने बोला है कि उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, फाइल करना है या रिकॉर्ड में रखना है, तो इसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, आपको टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा आरओसी के पास। आप बताओ इस वर्ड या लाइन में कोई दिक्कत? Section 403 state that any document required to be submitted, filed, registered or recorded, सबका मतलब एक ही है, और any fact or information required to be registered under Companies Act shall be submitted, filed, registered or recorded within time specified in the relevant provision on payment of such fees as may be prescribed। आपको पता अक्सर हर जगह टाइम 30 दिन का देता है, 30 दिन में जमा करोगे तो नॉर्मल फीस के साथ जमा कर सकते हो। अब बताओ कोई दिक्कत? अगर 403 सेक्शन में बोला गया है फॉर्म या फाइल जमा करने और आप टाइम पे नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा? आप पर एडिशनल फीस लगेगी। क्या लगेगी? एडिशनल फीस। और फिर भी नहीं करोगे तो पेनल्टी या पनिशमेंट हो सकता है। आप बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? नो सर। अच्छे से? यस सर। अच्छा, सेक्शन 403 हो गया ना। अब ये ना अलग से ही है एकदम, मतलब ये एकदम दुनियादारी से अलग चीज है, क्योंकि इसको सब भूल के जाते हैं, इसलिए एग्जाम में इसको पूछ देता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि एग्जाम में आ सकता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंपनी टू फर्निश इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक का प्रोविजन, जो सेक्शन 405 का प्रोविजन है। ये कहता क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी जरूरत पड़ती है तो किसी एक कंपनी या बहुत सारी कंपनीज का डिटेल मंगवा सकती है जब भी उसको रिक्वायर्ड लगेगा। आप बताओ कितना क्लियर है? पूरा सर। हाँ सर, ये सब पब्लिक के साथ ही कर सकती है ना? किसी भी कंपनी के साथ। ठीक है, ऐसा करने के लिए वो एक ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देगी और उन कंपनियों का नाम लिख देगी जिनका उसको डिटेल चाहिए। आप बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अरे गजट क्या होता है? क्या चीज? जैसे कुछ फ्रॉड लग रहा है, या जैसे अभी सहारा ग्रुप में बड़ा स्कैम हुआ था तो सरकार ने उनके सारे डिटेल मंगवा दिए, इस तरह से। समझ आई बात? अब अगर कंपनी से डिटेल मंगवाए गए हैं और कंपनी जो है या तो आधे अधूरे डिटेल भेजती है या गलत डिटेल भेजती है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और जो कंपनी के ऑफिसर्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी सबमिट करना, उनको 6 महीने तक की कैद हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है 25,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का, या दोनों। आप बताओ कितना क्लियर है? पूरा। पेनल्टी आप भूल जाओगे क्या? नहीं सर। भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25,000 तो कॉमन है ना? क्या चीज? ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह अलग अलग है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखे तो भी चलेगा, मेन प्रोविजन पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो रूल है डिटेल मंगवाने का, ये फॉरेन कंपनी पर भी अप्लाई होता है अगर वो इंडिया में बिजनेस कैरी कर रही है। किस पर अप्लाई होता है? फॉरेन कंपनी पर कर भी अप्लाई होता है बिजनेस में हैंडल कर रही है। आपको ये बात समझ आ गई अच्छे से? कोई समस्या नहीं है इसमें? नो सर। तो ये आपका ना चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। पार्ट ए में टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13। ये 50 मार्क है। ठीक है, पार्ट बी
में 40 मार्क का आता है पार्ट बी से, और इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। बस पार्ट सी 10 मार्क का है, इसमें सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ना है। ओके। ठीक, सर अब ये सब बड़े बड़े चैप्टर है क्या? नहीं, छोटे छोटे से। जितना टाइम मैंने दिया ना आपका पार्ट ए कराने में, उसके आधे से आधे टाइम में आपका पार्ट बी और सी हो जाएगा। मतलब मैंने आपको जो टाइम बोला था उसमें मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपको मैंने इसमें से 11 चैप्टर करा दिए। कितने करा दिए? 11। 11 हो गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा बना दिया हूं मैं आखिरी तक, है ना। अब इसमें से कौन सा नहीं हुआ है आप ये सुनो। एक चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ये चैप्टर हमने इसलिए नहीं किया है अभी क्योंकि पार्ट बी से कनेक्टेड है। जब तक पार्ट बी आपको नहीं समझ आएगा तब तक ये चैप्टर आपके सिर के ऊपर से जाना है। ठीक है, दूसरा है ग्लोबल ट्रेंड्स, पूरी दुनिया के कंपनी लॉ कैसे हैं। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ चुके हो। आप आधे में करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। तो आज शाम को हम लोग मिल रहे हैं 5:30 बजे। कितने बजे? 5:30। और मैं पार्ट भी चालू करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। आपका काम ये है कि आपको जो मैंने 11 चैप्टर करा दिए हैं, आपको मैंने बुक भी दे दी है, आप एकदम ससम्मान क्या करो, क्या करो, पढ़ डालो। ठीक है, पार्ट बी का नोट्स आप मेरे से परसों ले जाना। ठीक है सर। ठीक है, कल हो गया तो कल इन्फॉर्म कर दूंगा, कल ले ही जाना है तो। ठीक है, ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं है, 70 पेज का नोट्स है बस। पार्ट बी का आपको मैं कल दे दूंगा नोट्स। ठीक है, यस सर। तो आप ये करो, आपके लिए आज काफी है इतना, है ना। ठीक है सर। चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।